हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर, जिसमें मैं अपने नॉवेल प्यार है या सज़ा की स्टोरी आपको सुना रही हूँ। तो अब मैं आपको कल से जहाँ से मैंने स्टोरी छोड़ी थी वहीं से मैं आगे सुनाना शुरू करती हूँ। तो सुनिए। 16-17 साल की उम्र में पहुँच रही सरिता बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। सरिता की कद काठी बहुत आकर्षक हो गई थी। उस पर स्कूल की यूनिफॉर्म भी खूब फबती थी। गुरुवार को विदाउट यूनिफॉर्म में जाना होता था, तब सरिता अपने बालों की एक चोटी बनवाती थी। अपने हाथों से चंपा के फूलों की वेणी बनाकर लगाती थी। इस रूप में वह आसमान से उतरी कोई अप्सरा ही लगती थी। सारे स्कूल में आकर्षण का केंद्र वही होती थी। सारी लड़कियां उसकी खूबसूरती से जलती थीं, आपस में बातें करती थीं। भगवान रत्ती भर भी कसर न कर सका सरिता को खूबसूरती देने में। लेकिन प्रेमा अपनी बेचैनी नहीं छिपा पा रही थी। दोपहर में जब सुभाष बाबू खाना खाने आए तो खाना खाते खाते पूछा, भाई प्रेमा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान नज़र आ रही हो। मुझे नहीं बताओगी क्या, क्या बात है। प्रेमा ने कहा, कुछ नहीं जी, बस सरिता को लेकर अजीब से ख्याल आते हैं। मन में बहुत कुछ चलता रहता है। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया सरू ने। नहीं जी, किया तो कुछ नहीं, बस अब वह बड़ी हो रही है। अब तो लड़कों के साथ पढ़ने भी जाने लगी है। मुझे तो अब बड़ा डर सा लगने लगा है। ज़माना बहुत चालाक है और हमारी सरिता बहुत ही मासूम है, प्रेमा ने चिंता जताते हुए कहा। अरे प्रेमा, आप भी किन फालतू बातों को दिल से लगाए बैठी हो। हमारी सरू बिटिया सबसे अलग है और पढ़ने में भी तो वह हमेशा आगे रहती है और उसका ध्यान इन सब बातों में बिल्कुल नहीं है। तुम चिंता मत करो। और फिर जो संस्कार तुमने उसे बचपन से दिए हैं, क्या वह उनके खिलाफ जा सकेगी। हमारी सरिता कभी भी कोई गलत बात में नहीं पड़ेगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। प्रेमा निश्चिंत हो जाती है। मेरी सब सहेलियां माधुरी के बारे में पूछ रही थी। उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। वह तो पढ़ने का खूब शौक़ रखती थी। विद्या तो उसकी पक्की सहेली थी। उसको बहुत दुख है माधुरी के स्कूल न आने का। माधुरी अपना टूटा फूटा घर होने के कारण उसे कभी अपने घर नहीं लाई। आज ही विद्या मुझसे कह रही थी, तेरा घर तो माधुरी के घर के पास है, मुझे ले चल, मुझे माधुरी से मिलना है। उसकी बहुत याद आ रही है। यार प्लीज़ ले चलना। मगर मैं जानती हूँ कि माधुरी को यह अच्छा नहीं लगेगा कि उसके काम पर जाने की बात उसकी सहेलियों को पता चले या उसके घर की हालात का कोई मजाक बनाए। इसीलिए मैंने बहाना कर दिया कि वह अपनी माँ की बीमारी के चलते मामे के यहाँ गई है। जब आ जाएगी तब मैं ले जाऊँगी, सरिता ने अपनी माँ को बताते हुए कहा। माँ, मैंने ठीक किया ना। तो प्रेमा बोली, हाँ बेटा, माधुरी का कुछ दिन से स्कूल छूट गया है और तुम्हारी सब सहेलियाँ ज़रूर उसके बारे में पूछती होंगी, लेकिन तुम मेरी बहुत समझदार बेटी हो। तुमने कितनी अच्छी तरह माधुरी की सच्चाई उन सब से छुपा ली। माँ, कपड़े बदल कर आती हूँ, सरिता ने कहा, और आपके लिए चाय भी बना कर ले आऊँगी। ठीक है सरू बिटिया, बना लाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, प्रेमा ने कहा। वैसे माधुरी को लेकर वे हमेशा ही सोचा करती थी, सबका बचपन तो बचपन होता है जो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन वक्त ने तो जैसे माधुरी का बचपन ही छीन लिया था। उसे हर वक्त अपनी माँ और दोनों छोटी बहनों की ही चिंता रहती थी और अपने बाबा के लिए उसकी आंखों में गुस्सा ही रहता था, क्योंकि उनके ऐसे हालात के जिम्मेदार माधुरी के बाबा ही थे। चाय बनाते बनाते यही ख्याल सरिता को परेशान करता रहा। वह भी तो कुछ नहीं कर सकती थी। वह तो चाहती थी कि माधुरी खूब पढ़े, अच्छे परिवार में उसकी शादी हो, ताकि वह भी सुखी जीवन जी सके, लेकिन उसके घर के हालात उसके जीवन की बर्बादी के जिम्मेदार थे। सरिता चाय बनाते बनाते सोच रही थी। चाय बन गई तो 2 कप में डालकर कुछ बिस्किट प्लेट में निकाल ट्रे में डालकर सरिता बरामदे में प्रेमा के पास आ गई। माँ उठिए, लीजिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट और ख़ुद को तरोताज़ा कर लीजिए। प्रेमा बोली, हाँ ला, यहीं ले आ, हम दोनों साथ में ही खा लेते हैं। सरिता और प्रेमा पास पास बैठ गईं। प्रेमा सरिता को गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, सरू मेरी बात ध्यान से सुन। देख, अब तू बड़ी हो गई है और लड़कों के साथ पढ़ने जा रही है। बेटा, यह उम्र बहुत नाजुक होती है। लड़के चाहे तुझसे कितनी ही दोस्ती करना चाहें, तू कभी भी
किसी लड़के को दोस्त ना बनाना। बेटा तू है ही इतनी सुंदर कि मुझे हर वक्त तेरी फिक्र लगी रहती है। कुछ लड़के बड़े ही चापलूस और चालाक होते हैं, अपना काम निकालने के लिए हर कीमत तक खुशामद करते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि मासूम लड़कियां उनके झांसे में आ जाती हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो बिल्कुल अजनबी बन जाते हैं। बदनामी सिर्फ लड़की को ही झेलनी पड़ती है। हमारे समाज के यही नियम है। जो नियम है उसमें हमेशा हर औरत की ही होती है हार। इसलिए बेटा अपने दिल का हर जज्बात, हर एहसास, हर अरमान अपने होने वाले पति की अमानत समझकर अपने दिल में रखना। उसका अधिकार कभी भी किसी को ना देना। औरत की असली पूंजी उसका चरित्र होता है, जो जीवन भर उसको झुकने नहीं देता। यही उसका अनमोल दोस्त होता है। इस उम्र की छोटी सी भूल भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। तू समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ? सरिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। तेरे बाबा को बहुत भरोसा है तुझ पर बेटा। कभी भूले से भी ऐसा कदम ना उठाना जिससे तेरे बाबा का सर नीचा हो। तेरे बाबा ने चाहे दुनिया की दौलत ना कमाई हो, लेकिन स्वाभिमान के पक्के धनी हैं, और सबसे बड़ी दौलत हमारी यही है। माँ विश्वास कीजिए, मैं बाबा और आपकी कसौटी पर हमेशा खरी उतरने की कोशिश करूँगी। सरिता ने अपनी माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े ही अपनेपन से कहा, आपकी परवरिश और संस्कार मेरे जीवन के अनमोल धरोहर हैं माँ, इन्हें मैं हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूँगी। तभी बाहर से माधुरी की आवाज़ आती है, सरू ए सरू, बड़ी मौसी दरवाज़ा खोलिए, मैं आई हूँ। माधुरी, सरिता ने मधु का हाथ पकड़कर कहा, चल ना, कितने दिन हुए हम चंपा के चबूतरे पर नहीं खेले। चल ना, जल्दी चल, हमें बहुत सी बातें करनी है। प्रेमा ने कहा, ठीक है जाओ, मैं भी देखती हूँ रसोई, खाना बनाने का समय हो गया है। दोनों भागती सी चंपा के पेड़ के नीचे आकर बैठ गईं। उस चंपा के पेड़ के नीचे वो बचपन से खेलती और बैठती आ रही थी। घंटों दोनों बैठकर चंपा के झाड़ के नीचे बातें किया करती थी। बता स्कूल कैसा चल रहा है, मेरी कोई पूछता है या नहीं? माधुरी ने सरिता से पूछा। अर्चना, विद्या सब कैसी हैं? विद्या तो खास नाराज़ होगी मुझसे, मेरे घर भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन घर नहीं जानती इसलिए आई नहीं। हाँ, आज ही तो घर आने की जिद कर रही थी, मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया कि तू माँ की बीमारी की वजह से मामा के घर गई है। ठीक किया ना मैंने? सरिता ने भोलेपन से कहा। हाँ सरू, बिल्कुल ठीक किया। मेरा घर ऐसा कहाँ है कि मेरी सहेलियाँ आ सकें। मुझे शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगता सरू। तूने अच्छा किया जो उसे मेरे घर नहीं लाई, माधुरी बोली। अच्छा माधुरी, तू सारा काम कैसे कर पाती है यार? मैं तो बस माँ की थोड़ी सी ही मदद कर पाती हूँ, माधुरी ने भोलेपन से कहा। मुझे तो पहले से ही आदत है सरू, तू तो जानती है माँ की बीमारी की वजह से कब से घर का काम संभाल रही हूँ। जब आदमी पर जवाबदारी आती है ना, तो सब ताकत आ जाती है संभालने की, समझी? माधुरी बड़ी गंभीरता से बोली। तो क्या हुआ? माधुरी कंधे उचकाकर हंसते हुए बोली। अरे सरू, ये तो आम बात है, मैं तो सारा काम अच्छे से संभाल लेती हूँ, सरिता से माधुरी ने कहा। सरिता बोली, माधुरी तुझे एक बात बतानी है यार, पता है संध्या है ना, आजकल राजीव के साथ बहुत घूमने लगी है। जब लंच टाइम होता है ना, तो वो दोनों हम लोगों से बहुत दूर बैठकर लंच खाते हैं। अर्चना कह रही थी संध्या मोबाइल पर भी उससे बातें करती है। माधुरी ने कंधे उचकाकर हंसते हुए बोली। अरे सरू, ये तो आम बात है, जवानी में ऐसे किस्से ना हो तो जवानी किस काम की। वैसे जोड़ी अच्छी है दोनों की, क्या कहती है? माधुरी ने दोनों हाथ सरिता के हाथों पर मारे और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। यार माधुरी, मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। कोई भी लड़का मुझे देखता है ना तो अजीब सी घबराहट होने लगती है मुझे, माधुरी से बोली सरिता। क्या फिर से कहे तो क्या? किसकी किस्मत खुलने वाली है? बता ना, कौन है वो खुशकिस्मत जिसके जीवन में ये चांद चमकने वाला है? उसके घर कभी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि गलती से इन झील सी आँखों में देख लिया तो उम्र भर गोते ही खाता रहेगा बेचारा, माधुरी ने हंसकर कहा। सरिता अपनी तारीफ सुनकर शर्म से लाल हो गई। माधुरी उसको कमर में चुटकी काटकर बोली, ये लाली मैडम, शर्म से गाल लाल टमाटर हो गए हैं। बताना, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं रे, विश्वास कर, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो तो आज माँ समझा रही थी कि लड़कों से कभी भी दोस्ती मत करना। अपना रूप, यौवन, जज्बात, अरमान सब अपने होने वाले पति की अमानत समझकर बचा कर रखना। इसलिए सोच रही थी कि कभी
राजीव ने संध्या से शादी ना की तो संध्या का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब इससे आगे की कहानी कल सुनाऊंगी, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं हर दिन 10 मिनट ही आपको कहानी सुना पाऊंगी। तो कहानी पूरी सुनने के लिए रोज़ चैनल देखें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक भी मेरे ये नावल की स्टोरी पहुंच जाए। थैंक यू।